बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और पास में एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स बस उसके मरने का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही अंधेरी रात में उसकी सांसें रुकती हैं, वो शख्स फौरन उसके जिस्म को चीर देता है। और इतना ही नहीं, उसके शरीर के अंदर के अंगों को बाहर निकालकर वो उल्टे अक्षरों में पूरे 30 पेज के नोट्स लिख डालता है। ये शख्स था लियोनार्डो डा विंची। जी हाँ, इतिहास का वो जीनियस जिसके आगे न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे लोग भी मामूली लगते हैं, क्योंकि लियोनार्डो ने अपनी 13,000 पन्नों की पर्सनल नोटबुक्स में ऐसे ऐसे राज छिपाए थे जो आज भी साइंटिस्ट का दिमाग घुमा देते हैं। सोचकर देखिए, ईश्वर का डिजाइन कोड, इंसान के शरीर में आत्मा कहाँ है इसका पता, खूबसूरती का फॉर्मूला, उड़ने के रहस्य, पूरी की पूरी सभ्यताओं को तबाह करने वाले हथियार, और यहाँ तक कि अपनी ही मौत की भविष्यवाणी भी। और ये सारा का सारा ज्ञान उल्टे अक्षरों में लिखा गया था, ऐसा कि इसे पढ़ने के लिए आईने की जरूरत पड़े। ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं थी, ये तो एक जीनियस का पूरा दिमाग था जो कागज पर उतार दिया गया था। और आज हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? जो सबसे पॉपुलर थियरी है वो ये कहती है कि लियोनार्डो ने अपने काम को जानबूझकर एन्क्रिप्ट किया, चर्च से बचाने के लिए, क्योंकि अगर चर्च को ये सब पता चलता तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। देखिए, उस दौर में यानी 16th सेंचुरी इटली में चर्च के पास बेपनाह ताकत थी। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा कह दिया जो बाइबल से अलग हो तो सजा आमतौर पर मौत होती थी। इसका उदाहरण देखिए, 1600 में जियोर्डानो ब्रूनो को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्य सोलर सिस्टम का सेंटर है। फिर 1633 में गैलीलियो को भी इसी वजह से जेल में डाल दिया गया। और लियोनार्डो को तो उनसे भी पहले 1513 में ही एक हेरेटिक यानी धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया था। तो लियोनार्डो को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उनकी खोजें बाहर आ गई तो चर्च उनका भी वही हाल करेगा, इसलिए उन्होंने कोड में लिखा। ये थ्योरी बिल्कुल आसान लगती है और काफी पॉपुलर भी है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। लियोनार्डो की असली कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 1452 को, जब एक अमीर नोटरी और एक गरीब किसान औरत के घर एक बच्चे का जन्म हुआ बिना शादी के। और उस जमाने में 15th सेंचुरी इटली में ऐसे बच्चों को शैतान का बच्चा माना जाता था और उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। सोचिए, लियोनार्डो का बचपन एक ऐसे गुनाह की सजा काटने में गुजरा जो उन्होंने किया ही नहीं था। उन्हें पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का कोई हक नहीं था, समाज में उनकी कोई पहचान नहीं थी, ना ही अपने पिता की दौलत पर उनका कोई अधिकार था। और तो और उनका लेफ्ट हैंडेड होना यानी बाएं हाथ से लिखना भी उस वक्त एक पाप माना जाता था। हाँ, तो तब हो गई जब उनके अपने माँ बाप ने भी उन्हें छोड़ दिया। लेकिन शायद इसी अकेलेपन और ठुकराए जाने ने उन्हें वो नजरिया दिया जो किसी और के पास नहीं था। जब लियोनार्डो को किताबों से दूर रखा गया तो उन्होंने असल दुनिया को ही अपनी किताब बना लिया। उन्होंने चीजों को बस देखा नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें समझना सीखा। उनकी ऑब्जर्वेशन ही उनकी टीचर बन गई। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा भी है, चूंकि मैं बड़े लेखकों के कोट्स नहीं दे सकता तो मैं उस चीज को कोट करूंगा जो उनसे भी बड़ी है, अनुभव, जो उन लेखकों के गुरुओं का भी गुरु है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, सिर्फ 12 साल की उम्र में लियोनार्डो ने एक पेड़ को देखकर एक ऐसा पैटर्न खोज निकाला जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के तने का आकार उसके सभी शाखाओं के मिले जुले आकार के बराबर होता है। आज साइंस में इसे लियोनार्डो का नियम कहते हैं, जो नेटवर्क फ्लो थ्योरी का बेसिस है। जब वो पहाड़ों को देखते थे तो उन्हें सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं दिखते थे, बल्कि ये दिखता था कि दूरी के साथ कॉन्ट्रास्ट कैसे कम होता है। दूर की चीजें धुंधली और नीली क्यों दिखती हैं? उन्होंने प्रकाश के बिखरने के सिद्धांत को समझा और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव नाम का एक नया सिद्धांत बनाया जिसने लैंडस्केप पेंटिंग में क्रांति ला दी। लेकिन 1476 में एक घटना ने लियोनार्डो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। किसी ने उन पर होमोसेक्सुअलिटी का यानी समलैंगिकता का एक अनजान आरोप लगा दिया। और ये उस दौर में कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं था, इसकी सजा जिंदा जलाए जाना भी हो सकती थी। हालांकि उन पर आरोप साबित नहीं हुआ और वो बरी हो गए, लेकिन समाज की नजरों में वो गिर चुके थे। लोग उन्हें शक और नफरत से देखने लगे। ये आघात उनके लिए इतना गहरा था कि लियोनार्डो ने खुद को दुनिया से काट लिया। पूरे 4 साल तक वो एक कमरे में बंद रहे। इसी अकेलेपन में उन्होंने लिखा था, मैं खुद को सबसे अलग कर लेता हूँ ताकि दुनिया की नाकामी मुझ तक न पहुँच सके। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया साथी आया, उनकी नोटबुक्स। अब उनकी दुनिया लोग नहीं थे, उनकी दुनिया थी उनके ख्याल, उनके सवाल, उनके स्केच। ऐसा लगता था मानो उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को ही कागज के पन्नों में कैद कर लिया हो। तो सवाल ये उठता है कि जबरदस्त अकेलेपन में आखिर उन्होंने क्या राज खोले? यहाँ से एक ऐसी दुनिया बनने लगी जो अपने वक्त से 400 साल आगे थी। अब सच जानना लियोनार्डो का जुनून बन चुका था। मैं कौन हूँ? ये आत्मा आखिर रहती कहाँ है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने 1489 में एक ऐसा काम शुरू किया जो उस वक्त गैर कानूनी था, मुर्दा लाशों को काटना। और उनके बनाए हुए डायग्राम्स कमाल के थे, एकदम ऐसी एक्यूरेसी थी कि यकीन करना मुश्किल है। ये जो स्केच है दिमाग का, ये MRI मशीन के आविष्कार से 500 साल पहले बनाया गया था। सोचिए, उन्होंने दिमाग के वो 4 वेंट्रिकल्स ड्रॉ किए थे जहाँ उस जमाने के फिलोसोफर्स मानते थे कि इंसान की आत्मा और इमोशंस रहते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट था। लियोनार्डो के लिए खूबसूरती कोई जादू या रहस्य नहीं थी, बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था। उन्होंने लिखा कि एक खूबसूरत चेहरा ऊपर से नीचे तक 3 बराबर हिस्सों में बटा होता है। ये इंसानी शरीर रेशियो का एक सिस्टम है, एक जिंदा इक्वेशन। जब दुनिया खूबसूरती को एक एहसास मानती थी, वो भी उसमें ज्योमेट्री और पैटर्न्स ढूंढ रहे थे। और यही उनकी खासियत थी, वो आर्ट को साइंस से जोड़ते थे। उन्होंने ये समझा कि रोशनी लाइट वेव्स में चलती है, जिससे एक स्मूथ सा ग्रेडियंट बनता है। बस इसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने स्फुमाटो नाम की एक बिल्कुल नई पेंटिंग टेक्निक बना डाली। इसमें कोई शार्प लाइंस या बॉर्डर्स नहीं होते, चेहरों को रोशनी और परछाई से ही बनाया जाता है। लेकिन फिर अचानक उनकी नोटबुक्स में एक अजीब चीज दिखने लगती है, तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों के डिजाइन। और यहाँ लियोनार्डो के 2 चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ
एक शांत वेजिटेरियन इंसान जो जानवरों से इतना प्यार करता था कि बाजार से पिंजरे में बंद पंछियों को खरीदकर बस आजाद कर देता था। और दूसरी तरफ वही इंसान मशीन गन्स और टैंक्स जैसे हथियार डिजाइन कर रहा था जो पूरी इंसानियत को मिटा सकते थे। तो आखिर वो थे कौन, एक हीरो या एक विलन? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करती है। उनकी नोटबुक्स में वो ज्ञान था जो दुनिया को 200 साल आगे ले जा सकता था, तो फिर उन्होंने सबको दुनिया से छिपा कर क्यों रखा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इतनी कमाल की, इतनी अनोखी जिंदगी जीने के बाद भी लियोनार्डो डा विंची क्यों मानते थे कि उनकी जिंदगी एक फेलियर थी, एक विफलता थी? शायद इसका जवाब उनके कोड में नहीं बल्कि उस अकेलेपन में छिपा है जिसने उन्हें बनाया भी और शायद आखिर में तोड़ भी दिया। इस पहेली को सुलझाने की कोशिश हम अगले विश्लेषण में जारी रखेंगे।